नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत है। देखिए, आज की मैं पॉलिटी की आपकी छठी क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले हम भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा और हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके हैं और संविधान की विशेषताएं, संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान के स्रोत, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। फिर अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की हमारी वीडियो होगी भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो ये जो संविधान है हमारे भारत का, उस संविधान के पार्ट 1 के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि भाग 1। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि संविधान के कुल भाग जो हैं वो हैं 22। इन 22 पार्ट्स को हम अलग अलग वीडियो के हिसाब से करेंगे और आज की जो हमारी वीडियो है वो है संविधान के भाग 1, जो कि भारत के राज्यों से संबंधित है, ठीक है। इस वीडियो में हम जितने भी अनुच्छेद हैं वो पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और भारत में जो राज्यों के गठन हुए हैं 1953 के बाद में लेकर और अब तक 2019 तक 2020 तक जो भी राज्यों के पुनर्गठन हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से नए राज्य बनाए गए और स्वतंत्रता के समय या फिर संविधान लागू होने के समय कौन कौन से राज्य थे, कितने राज्य थे, ये सब पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज राज्यों के बारे में हम जानते हैं अनुच्छेद के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 की बात करेंगे। जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें जो हमारा इंडिया यूनियन है इसके नाम के बारे में चर्चा है, यानी भारत अथवा इंडिया। इसमें भारत और इंडिया के बारे में चर्चा है, यानी दो नाम है भारत के। कुछ लोग तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ तो इंडिया नाम के चक्कर में थे या फिर इंडिया के जो नाम है इसके सपोर्ट में थे और कुछ जो थे वो भारत के सपोर्ट में थे, नाम रखे जाने के देश के, ठीक है। तो संविधान बनाने वाले लोगों ने दोनों नामों को ही इस अनुच्छेद में शामिल कर दिया और इसमें इंडिया यूनियन के बारे में चर्चा है और इसके राज्य क्षेत्र जितने भी टेरिटरीज हैं यानी स्टेट हैं और आपकी यूटीज हैं उन सब के बारे में इसमें चर्चा है पहले संविधान में। तो आप इस तरह से फर्स्ट जो अनुच्छेद है पहला, इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। सेकेंड आर्टिकल जो है वो आपका है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 जो कहता है वो भारत में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करता है और वो भी कौन से, जो भारत की टेरिटरी से बाहर है, ठीक है। भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके गठन की बात नहीं है यहाँ पर जो बात हो रही है वो भारत स्टेट के, यानी भारत जो कंट्री है इसके आउटसाइड। जैसे मान लीजिए 1975 में सिक्किम जो था वो भारत का हिस्सा नहीं था, भारत का कोई राज्य नहीं था, स्टेट नहीं था। जब उसे भारत में शामिल किया गया तो वो एक बाहरी राज्य था और उसे भारत में शामिल किया गया। यदि हम कोई बाहरी राज्य को भारत में राज्य बनाएंगे, भारत में शामिल करेंगे तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। यदि मान लीजिए हमने किसी अन्य देश के किसी भाग को अधिग्रहित कर लिया या फिर युद्ध में हमने जीत लिया, जब उस पार्ट को हम इंडिया में शामिल करेंगे तो आर्टिकल 2 के तहत भारत के संविधान में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहरी राज्यों के बारे में प्रावधान है कौन से, आर्टिकल 2 में। अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 जो कहता है वो बात है भारत के अंदर जो भारत के राज्य हैं उनके निर्माण, उनके नाम और उनकी सीमा में परिवर्तन के बारे में। देखिए, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की और सीमाओं और नामों में परिवर्तन, यानी कि हम इसके अंतर्गत इस आर्टिकल के तहत राज्यों का गठन कर सकते हैं। मान लीजिए एक राज्य को हमारा और वो बड़ा राज्य है और प्रशासन की दृष्टि से वो चलाना मुश्किल हो रहा है तो उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, संसदों से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। राज्य गठन हो गया, निर्माण हो गया और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों की बताया मैंने आपको, क्षेत्र इस तरह से क्षेत्र हम बढ़ा घटा सकते हैं और उनके नामों और सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। और इसका प्रोसीजर क्या है, इस प्रोसीजर के बारे में आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जो हम कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में जानेंगे। अब भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जो आर्टिकल में बात की गई है ना, भारत में राज्यों का संघ कहा गया क्योंकि भारत के जितने भी स्टेट हैं वो किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। माना कि जैसे भारत में कोई भी स्टेट है, वो भारत में जो शामिल है ना वो किसी संधि का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कभी चाहे तो भारत यूनियन से वो अलग हो जाएगा, अलग नहीं हो सकता, भारत के साथ उसे रहना ही है, यानी बाध्य है, अलग नहीं हो सकते, ठीक है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी स्टेट है उसे हम तोड़कर 2 स्टेटों में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में शामिल कर सकते हैं, तो विनाशी राज्य तो हो गए। लेकिन अविनाशी संघ यानी भारत का विनाश नहीं, मतलब भारत के जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते, तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। राज्य विनाशी का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से आप स्टेट को घटा बढ़ा सकते हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसका ये हो गया, भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी यूनियन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो स्टेट है नया, वो भारत में अगर हम किसी भी स्टेट की भारत की सीमा में परिवर्तन करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे। देखिए, जो कोई भी राज्य है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, मान लीजिए इससे हमें तोड़कर एक और राज्य बनाना है, यानी 2 राज्य बनाने हैं हमें, या फिर इसके नाम में, भाषा में, सीमा में, किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना है, तो इसे हम संसद में पेश करेंगे। संसद में पेश किया जाएगा ये, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी है, और प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी है, और प्रेसिडेंट सबसे पहले इस बिल को या विधेयक को सबसे पहले उस राज्य, करस्पॉन्डिंग राज्य के पास भेजेगा, यानी करस्पॉन्डिंग स्टेट के पास भेजेगा, और एक निश्चित टाइम देगा। इस निश्चित टाइम के अंदर उसको इस पर अपने विचार रखने हैं, या फिर चाहे तो कुछ परिवर्तन के विचार रख सकते हैं कि इस तरह से इसमें परिवर्तन किया जाए, कोई भी सजेशन बता सकते हैं, चाहे तो सजेशन ना भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। फिर राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। कोई बाध्यता नहीं है, एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। अब इसके बाद जब ये बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, और उसे पेश करने के बाद इसे साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से। साधारण बहुमत आप सभी जानते होंगे। साधारण बहुमत का मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में मान लीजिए जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इसका जो आपका साधारण बहुमत होगा वो होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका 1/2 से 1 ज़्यादा, यानी कि आधे से 1 अधिक। मान लीजिए जिस दिन ये बिल पेश किया गया इसमें उस दिन 100 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे लोकसभा में, तो इसका मतलब 51 जो लोग होंगे अगर इसके फेवर में अपना वोट डाल देते हैं तो ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो जाएगा। किससे? लोकसभा से। इसी तरह से राज्यसभा में भी पास किया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर है, और ये जो प्रक्रिया है ये संविधान संशोधन तो हुआ नहीं, ये प्रक्रिया जो है ये संविधान संशोधन 368 आर्टिकल के तहत नहीं होती है, ये सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हो जाती है, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं इसे। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो चेंजेस किए गए थे जो मैंने आपको बताई थी ना, सारी प्रोसीजर जो बताई थी मैंने, ये 5वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा? 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1955। इस संशोधन के द्वारा ये प्रोसीजर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था कि इस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य के नाम, सीमा और नाम में गठन कर सकते हैं, नया सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य का गठन का नाम, सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप सबको याद रखना है। इसके बाद जो आपका आगे आता है, इसे फिर संबंधित राज्य के पास भेजना होगा। राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडलों, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं, तो ऐसे विधेयक भेजकर उन्हें उन पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा, कि निश्चित समय अवधि देगा। उसके बाद जो होगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, मान भी सकता है ना भी मान सकता। फिर इसके बाद जो होगा, संसद में विधेयक साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन एक पेपर में ये पूछ सकता है कि जो किसी भी राज्य की नाम, सीमा में परिवर्तन जो करेंगे वो किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है। तो आपको बताना है साधारण बहुमत से, यानी सिंपल मेजोरिटी हम इसे पास कर सकते हैं। तो ये होगा आपका किसी भी राज्य के परिवर्तन के बारे में। अब बात करते हैं आगे आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 2 एंड 3, 2 और 3 जो आर्टिकल हैं, इनमें किए गए चेंजेस ये संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, ये संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका नए राज्यों का निर्माण और नामों और क्षेत्रों में परिवर्तन को संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 368 है जिसके अनुसार हम भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। ठीक है, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसी वजह से ये सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। ठीक है,
ये आपको आर्टिकल 4 याद रखना है, इसकी ये प्रावधान है, ठीक है। अब मैंने जो आपको यहाँ बताया था, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंज इन द नेम्स एंड एरियाज विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सिंपल है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानियों के नाम में परिवर्तन किया गया था, किस किस ईयर में किया गया और क्या नाम परिवर्तन किया गया, किस नाम से कौन सा नाम चेंज किया गया। अब बात करते हैं, सबसे पहले केरल, फिर उसके बाद में तमिलनाडु है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर कर्नाटका है। देखिए सबसे पहले केरल की राजधानी जो है उसे त्रिवेंद्रम से तिरुवनंतपुरम किया गया, कब? 1991 में। सबसे पहला चेंज कब किया गया? 1991 में, ठीक है। इसके बाद में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास से चेन्नई की गई, कब? 1996 में। उसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई से मुंबई की गई 1996 में, वंस अगेन। और आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से कोलकाता की गई 2001 में। अब इसके बाद में कर्नाटक की राजधानी बंगलौर से बेंगलुरु की गई 2006 में। आप इन्हें किस तरह से याद रख सकते हैं? देखिए पहला जो हुआ था 1991, इसके बाद में इसमें 5 साल जोड़ दीजिए तो 96 हो गए दोनों, फिर इसमें 5 साल जोड़ देते हैं हम तो ये फिर 2001 हो गया, फिर इसमें 5 साल जोड़ दिए हमने तो ये हो गया 2006। तो ये आप इनके ईयर जो याद रख सकते हैं ना, वो 5 ईयर के गैप के अनुसार याद रख सकते हैं। और क्रम याद कर लीजिए, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। आप इस तरह से एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, जैसे इंडिया का मैप है नीचे वाला, तो सबसे पहले केरल, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका यहाँ से पश्चिम बंगाल, फिर आपका कर्नाटक, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों को याद रखेंगे नीचे वालों को, और जो केरल था वो सबसे पहले था 1991 में, फिर दोनों ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु एक साथ, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में कर्नाटक। इन दोनों की राजधानियों के नाम, पांचों के राजधानियों के नाम इस तरह से परिवर्तित किए गए। तो आप इस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं देशी रियासतों के बारे में। देखिए भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में लगभग 600 देशी रियासतें थी, 600। लेकिन भारत आज़ाद हुआ तो 2 कंट्री बनी, एक तो इंडिया एंड सेकेंड वन इज़ पाकिस्तान। तो जो 600 रियासतें थी उसमें से भारत में जो रहीं वो 552 रहीं, बाकी बची हुई जो रियासतें थी वो पाकिस्तान में चली गई। अब बात आती है कि इन्हें भारत में शामिल कर लिया गया आसानी से, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में शामिल होना मंजूर नहीं किया। इनके क्या क्या प्रोसीजर रहे जब ये भारत के सीमा में या फिर भारत में शामिल किए गए, उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी 3 रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं हुई थी उस समय? एक तो आपकी जूनागढ़, और सेकेंड वन इज हैदराबाद, और थर्ड वन इज जम्मू एंड कश्मीर। पहली वाली को जनमत संग्रह, हाँ, वोटिंग के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। यहाँ के लोगों ने भारत में शामिल होना तय कर लिया। सेकेंड वन जो हैदराबाद थी, ये भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, तो उस समय वहाँ पर पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे भारत में शामिल कर लिया गया। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, एक संधि द्वारा इसे भारत में शामिल कर लिया गया। तो 3 रियासतें थीं जो भारत में शामिल नहीं हुई थी और वो इस तरह से भारत में शामिल कर ली गई। तो ये हो गया आपके रियासतों के बारे में। अब अगर हम आगे बात करें तो अब आती है आप 1950 में जो भारतीय क्षेत्र थे। भारत के जो राज्य थे 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ या फिर संविधान लागू हुआ तो वो 4 प्रकार के थे, 4 कैटेगरीज में डिवाइड थे। 4 कैटेगरी कौन कौन सी थी? A, B, C एंड D। इन कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे कि इन कैटेगरीज की विशेषता क्या थी। देखिए ये 4 हैं आपके। पहले कैटेगरी में वो राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। आप सभी जानते होंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जब भारत में गवर्नर का शासन था, यानी कि जो भारत का प्रमुख कौन होता था? वायसराय ऑफ गवर्नर। जहां पर गवर्नर का शासन था वो आपके पार्ट ए यानी भाग ए में रखे गए। सेकेंड वन जहां विधानमंडल के साथ शाही शासन था, यानी जो जहां पर आपके राजाओं का शासन था और वहाँ पर विधानमंडल भी थे। थर्ड वन जहाँ ब्रिटिश मुख्य आयुक्त यानी कमिश्नरी था, जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है, वो हो गया आपके सी में। और चौथे में था आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये 4 जो आपके डिवाइडेड थे। अब अगर उनकी बात करें हम तो वो कौन कौन से स्टेट थे इनके बारे में हम बात करें। वो आगे हैं फिलहाल, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, भारत के राज्यों के गठन से संबंधित जो है कुछ आयोग थे उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जो आयोग गठन किया गया वो भाषाई प्रांतीय आयोग 1948 में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके एस के धर थे और इसे धर समिति भी कहा जाता है। इसने अपनी रिकमेंडेशन ये दी कि भारत में जो राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए।
भाषा के आधार पर इनका गठन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में एक समिति बनी जो थी JVP समिति, जो इनके नाम यहाँ पर जवाहर वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। ये JVP समिति जो थी इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, यानी इसने रिकमेंडेशन नहीं की कि भाषाई आधार पर इनका भारत में गठन किया जाए राज्यों का। थर्ड वन जो थी वो थी फजल अली आयोग था 1953 में। इसका गठन किया गया था 1953 में और इसकी जो रिपोर्ट थी इसने 2 साल बाद 1955 में पेश की और इसके 3 सदस्य थे और इसमें जो इसके अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। अब हम बात करने वाले हैं कि इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी। इनकी जो रिकमेंडेशन थी, उन्होंने कहा कि जो कोई भी राज्य है उसके पुनर्गठन के लिए भाषा का मुख्य आधार होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम इस तरह से राज्यों को गठन करेंगे तो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रीजन है तो इस रीजन में ज़रूरी नहीं कि एक ही भाषी वाले लोग हों, एक ही भाषा बोलने वाले हों। इस क्षेत्र पर मिक्स बोलने वाले हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई रीजन है, इस रीजन की और इस रीजन की मिक्स भाषा बोलते होंगे, यहाँ अलग अलग मिक्स रीजन की भाषाएं बोलते होंगे। तो इस तरह से इन्होंने राज्य के पुनर्गठन को भाषा को एक मुख्य आधार बनाने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की। इन्होंने क्या कहा कि भारत में उस समय जो 14 राज्य थे, जब भारत आज़ाद हुआ या फिर संविधान लागू हुआ, तो इन्होंने कहा कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है, लेकिन उसमें उस भाषा को बोलने वाले लोग 70% से अधिक हों। यदि उस भाषा को बोलने वाले लोग 30% से ज़्यादा हैं, यानी 70% से कम हैं, तो उस राज्य का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ये बताया था आपके फजल अली आयोग ने। तो इसकी जो सिफारिशों को सरकार ने ज़्यादातर स्वीकार कर लिया और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी आपको बताऊं 14 स्टेट और आपकी 6 यूटी ये बनाए गए। जो आज के समय में आप पढ़ते हैं कि 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो शुरू में जब इस आयोग की बात आई थी, जब इसने रिपोर्ट दी थी, उस समय इसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब यहाँ पर 28 हैं और ये 8 यूटीज़ हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनका गठन कब हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं 1956 में जो भारतीय राज्य थे 14 जो बताए थे मैंने आपको, और कौन कौन से 6 यूटीज़ थी। देखिए ये तो राज्य थे। आपका आंध्र प्रदेश है, इसमें तेलंगाना वाला क्षेत्र भी था, असम है, बिहार है, इसमें झारखंड वाला रीजन था, बम्बई हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, केरल हो गया। बम्बई में आपके यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र भी थे, जो आज के गुजरात महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश हो गया, आपका मद्रास हो गया, मैसूर हो गया, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड वाला रीजन भी था। ठीक है, पंजाब में हिमाचल प्रदेश आपका था, पंजाब था और नीचे हरियाणा था। 6 यूटीज़ ये थी। कौन कौन सी? आपकी अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उस समय ये भी यूटी था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनद्वीप और मणिपुर, त्रिपुरा। ये 6 यूटीज़ थी, वो आपके 14 स्टेट्स थे। अब बात करते हैं जो राज्यों का गठन किया गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 14 राज्य और 6 यूटीज़ थे। अब कौन कौन से स्टेट बनाए गए उनके बारे में बात करते हैं। जो 15वां और 16वां स्टेट बनाए गए वो थे गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ये एक स्टेट था बॉम्बे, बम्बई बोल दीजिए, बॉम्बे था। इससे 2 राज्यों का निर्माण किया गया, एक तो आपका गुजरात एंड सेकंड वन इज महाराष्ट्र। ये 2 राज्यों का गठन किया गया 15th एंड 16th, 15वें और 16वें राज्य के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया। कब? 1960 में, 1960। यानी कि जो फजल अली आयोग जो था उसने अपनी रिपोर्ट सौंप की और उसके 56 के बाद जो राज्यों का गठन किया गया उसके 4 साल बाद इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट था, देखिए 1954 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र होने के बाद 1961 तक कहाँ के? दादरा एवं नागर हवेली के लोग, यहाँ के 2 लोगों द्वारा शासन चलाया गया और 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यानी कि दादरा और नागर हवेली जो थी उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, ये बात है 1961 की। और 1961 में ही आपका गोवा, दमन एवं दीव, आपका गोवा यहाँ पर है, दमन एवं दीव, इनको 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया गया। ये भी यूटीज़ ही बनाए गए अभी भी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं हम कौन कौन से। 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
तीनों को केंद्र, दोनों को, गोवा को और दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन बाद में गोवा जो है वो 1987 में भारत का पूर्ण राज्य बन गया। आज के टाइम में पूरा स्टेट है एक, ना यूटी है, ठीक है। तो ये कब बना था? 1987 में, लेकिन पहले इसे यूटी बनाया गया था, फिर इसके बाद में इसे स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये बात होगी आपकी। अब आगे चलते हैं 1962 में ही आपको एक, देखिए यहाँ देख पाएंगे, ये 3 रीजन्स हैं। ये है आपका यनम, कराईकल एंड माहे। ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये आपके किसके हैं? पुडुचेरी के हैं, पुडुचेरी के हैं। और पुडुचेरी के जो तीनों क्षेत्र हैं, यनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आपका कराईकल, माहे जो केरल में है। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया और भारत में 1962 में इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र यानी कि जो हमने अडॉप्ट किया है उसके रूप में चलता रहा। और 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश यानी यूटी का दर्जा दिया गया, ठीक है। कब? 1962 में। ये होगी, अब बात होगी पुडुचेरी की। अगर आगे बात करें तो अब बात आती है 1963 की, ठीक है। 1963 की बात करें तो 1963 में यहाँ नागा हिल्स हैं और असम के कुछ बाहरी क्षेत्रों को, ठीक है, यहाँ मिलाकर एक राज्य बनाया गया, जो कौन सा था? 17th स्टेट, और वो था आपका नागालैंड, ठीक है। नागालैंड का गठन कब हुआ? आपका 1963 में। और नागा पहाड़ियों और असम के बाहरी क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया जिसका नाम था आपका नागालैंड। अब बात करते हैं आगे। अब आती है बात 1966 की। अब यहाँ पर जो है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये आपका पंजाब वाला क्षेत्र जो था ये पूरा इतना था। इससे तोड़कर 2 स्टेट बनाए गए, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश और एक आपका हरियाणा। ये कब कब बनाए गए? देखिए, सबसे पहले बनाया गया हरियाणा। हरियाणा को स्टेट का दर्जा दिया गया कब? 1966 में। और इसे स्टेट का दर्जा देने के बाद, स्टेट का दर्जा दे दिया, इस स्टेट के दर्जा देने के बाद जो हिमाचल प्रदेश था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया, ठीक है। और पूर्ण राज्य बनाया गया कब हिमाचल प्रदेश को? 1971 में, यानी कि इसके 5 साल बाद। अब आपको पता चला यहाँ 17वां राज्य जो बना वो हरियाणा था, और जो पीछे मैंने आपको बताया था ना वो नागालैंड 16वां राज्य था। और मैंने बताने में क्या मिस्टेक कर दी मैं बताता हूँ आपको। जो बॉम्बे स्टेट था, यहाँ पर 14 राज्य थे, खुद 14वां था, इसे तोड़कर 2 जो बनाए गए वो 14वां और 15वां बने थे, ठीक है। 16वां आपका नागालैंड बना, 17वां आपका हरियाणा बना, और हिमाचल प्रदेश का बना था 18वां राज्य आपका 1971 में। पहले इसे यूटी बनाया गया 1966 में, इसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। आगे की बात करें तो इसके बाद में 1972 में, अभी 1971 की बात कर रहे थे हम हिमाचल प्रदेश की, इसके बाद में जो 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इनको 19, 20 और 21वें राज्य का दर्जा दिया गया 1972 में, यानी कि 1 साल बाद हिमाचल प्रदेश को गठन करने के बाद। जो 3 आपके स्टेट हैं वो ये हैं मेघालय, त्रिपुरा एंड आपका मणिपुर, ठीक है, नागालैंड के नीचे। अब इनके बाद 2 केंद्र शासित और प्रदेश बनाए गए। ये तो पूर्ण स्टेट थे, पूर्ण राज्य थे। इसके बाद में 2 यूटीज भी बनाई गई जिनका नाम था आपका मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है ना, इसे पहले क्या कहते थे? नेफा, इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे। नेफा किसे बोलते थे? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्व में नेफा किस राज्य को कहा जाता था, तो आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 2 यूटीज बनाएंगी। मैंने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बारे में आपको बता दिया, पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी। अब अगर हम आगे बात करें तो अब बात आती है सिक्किम की। सिक्किम जो था वो भारत का हिस्सा नहीं था, और 1947 तक जो सिक्किम था एक शाही राज्य था। यहाँ पर एक राजा का शासन था, और यहाँ पर चोग्याल वंश के राजा का शासन था, ठीक है। अब यहाँ पर 1947 में अंग्रेजों द्वारा इसे भारत में शामिल कर लिया गया, यानी इसे रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद में यहाँ के रक्षा, विदेश एवं संचार मामले भारत के पास थे, बाकी अदर जो जितने भी मामले थे वो अपने सिक्किम के पास ही थे, ठीक है। लेकिन 1975 में सिक्किम के लोगों ने जनमत संग्रह द्वारा चोग्याल के शासन को खत्म करने के लिए मत दिया, और इस प्रकार भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना सिक्किम, ठीक है। और इसे सेकंड ए में भारत के आर्टिकल 2 की बात मैं बता रहा था आपको, आर्टिकल 2 था, 2 के बाद एक आर्टिकल 2A बनाया गया, उसमें सिक्किम राज्य को शामिल किया गया, जो कि भारत का अधिग्रहित क्षेत्र था, भारत का पूर्ण राज्य नहीं था। लेकिन 1975 में ही एक और संविधान में आपको संशोधन करके, मतलब संविधान संशोधन तो नहीं कहेंगे हम, संविधान में एक विधेयक पारित करके इसे आर्टिकल 2 में ही शामिल कर लिया गया, और इसे भारत में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया,
ठीक है। और 2A जो आर्टिकल था वो खत्म हो गया 1975 में ही। और कौन सा संविधान संशोधन था वो 36th 35वें संविधान संशोधन द्वारा तो आपका ये भारत में शामिल किया गया, ठीक है। और पूर्ण राज्य का दर्जा आपको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे प्रदान किया गया। तो ये आप इस तरह से यहाँ याद रख सकते हैं सिक्किम के बारे में। अगर अब हम बात करें तो बात आती है अब सन 2000 की। 2000 में तीन स्टेट्स बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। देखिए ये तो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे टूट के बना? MP से, मध्य प्रदेश से। आपका झारखंड किससे टूट के बना? बिहार से। और उत्तराखंड किससे टूट के बना? आपका UP से। आपको तीनों याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ आपका 26वां था, 26 स्टेट, और आपका 27वां राज्य उत्तराखंड था ये वाला, और 28वां राज्य कौन सा था आपका? झारखंड। इस तरह से ये 28 राज्य बने। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अब बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना जो स्टेट था वो आंध्र प्रदेश से अलग करके सन 2014 में यानी 2014 में एक अलग स्टेट बनाया गया, और इसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो ये तो हो गया आपका तेलंगाना का। और नेक्स्ट की बात करें तो जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। पहले ये जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट था और इस स्टेट को एक विशेष दर्जा प्राप्त था आर्टिकल 370 के तहत। विदेश, रक्षा और संचार के मामले जो थे वो भारत सरकार के पास थे, बाकी जो अदर मामले थे इस राज्य के उस करस्पॉन्डिंग स्टेट की गवर्नमेंट के पास थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इस आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया भारतीय संविधान से, और इसे स्टेट को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से? आपके जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये 2 स्टेट बना दिए गए, और 2 UTs केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो अब UTs की संख्या बढ़कर कितनी हो गई आपकी? 9 से पहले 7 थे, अब 9 हो गई। लेकिन अब हम ये बात करेंगे, ये 8वां और 9वां हो गया केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ये कम भी होते हैं। आगे चल किस तरह से ये देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है 26 जनवरी 2020 की, जो आपके 2 राज्य कौन कौन से? दादरा एवं नागर हवेली और आपका दमन एवं दीव। ये दोनों अलग अलग UTs थे, ये भी अलग UT था, ये भी अलग UT था। लेकिन इसमें 2020 में इन दोनों UTs को मिलाकर एक कंप्लीट UT बना दिया गया, एक ही UT का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से 9 से UTs की संख्या 8 हो गई, और भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना आपका दादरा और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव। अब ये हाई कोर्ट किसके? बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ये मैं आपको वीडियो करा चुका हूँ स्टैटिक जीके में कि कौन से राज्य किस किस हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये मैं आपको एक वीडियो में करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो स्टैटिक जीके की वीडियो में जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से भारत में 28 स्टेट्स हो गए और आपके 8 UTs हो गई, ठीक है। लास्ट में इस तरह से राज्य के पुनर्गठन होकर हम यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। ये था भारत के संविधान का पार्ट 1। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाएं, क्लिक करें और सीधा टेलीग्राम चैनल पहुंचे। वहाँ पर आपको PDF मिलेगी जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं और आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि होगी आपकी नागरिकता से संबंधित। चलिए, नमस्कार एंड थैंक यू।